गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर शुरू की थी और उस सीरीज का आप लोगों से मुझे बहुत ही अधिक प्यार और स्नेह मिल रहा है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है। तो देखो स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर कौन सी योजना आधारित है। तो इस योजना को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और ये योजना रहेगी हमारी कौन सी, पशुधन बीमा योजना। अब देखो अगर आपसे पूछ ले पशुधन बीमा योजना की हरियाणा में शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को। कब हुई थी? 29 जुलाई 2016 को। और तत्कालीन हमारे जो पशुपालन मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, उसी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था रोहतक जिले से। और ध्यान रखेंगे वर्तमान में अगर मैं बात करूं किसकी, तो वर्तमान में हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री कौन होंगे, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में हमारे कृषि व पशुपालन मंत्री, ठीक है, कृषि और पशुपालन मंत्री के बारे में ध्यान रखेंगे। और ये कौन रहेंगे? जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल का नाम ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है ये किस विधानसभा सीट से आते हैं, कहां से ये विधायक रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे लोहारू से विधायक है। कहां से विधायक रहेंगे? लोहारू से विधायक है। और हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा की सीट ही कौन सी हो जाएगी, तो वो होगी लोहारू सीट, ठीक है, लोहारू सीट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है? अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, नरकात्रिया अर्नक तीर्थ है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो नरकात्री जो तीर्थ है वो कहाँ पे रहेगा, किसके बारे में ध्यान रखेंगे? नरकात्री तीर्थ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक तीर्थ आता है हमारा कौन सा, तो वो आता है कामोद्धा तीर्थ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में? कामोद्धा तीर्थ के बारे में, कि कामोद्धा तीर्थ कहाँ पे रहेगा। उसके बाद एक तीर्थ आता है हमारा प्राची तीर्थ, ठीक है। तो प्राची तीर्थ कहाँ पे है? इसके बाद इसके अलावा बहुत सारे तीर्थ हैं। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हटकेश्वर तीर्थ के बारे में, ये हरियाणा में कहाँ पे स्थित रहेगा? हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पे रहेगा? एक तीर्थ आता हमारा कौन सा, बराहा तीर्थ, ठीक है, बराहा तीर्थ है, ये कहाँ पे स्थित रहेगा। देखो अगर बात की जाए बराहा तीर्थ की, तो ध्यान रखेंगे बराहा तीर्थ कहाँ पे है, तो बराह तीर्थ हमारा रहेगा जींद जिले में। किस में रहेगा ये? जींद में। अगर मैं हटकेश्वर तीर्थ की बात करूं तो होट गांव जींद का ध्यान रखेंगे, कहाँ का? जींद का। प्राची तीर्थ की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कौन सा तीर्थ है? प्राची तीर्थ। अगर कामोद्दा तीर्थ की बात करें तो ये भी हमारा कहाँ पे हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। नरकात्री तीर्थ की बात करें तो ये भी किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले में रहेगा, ठीक है। अब देखो इनसे कुछ संबंध पूछ सकता है, जैसे बराहा तीर्थ की अपन बात करें तो इस बराहा तीर्थ की खास बात क्या है, तो ध्यान रखेंगे भगवान जो विष्णु थे उसके 12 अवतार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भगवान विष्णु के कितने? 12 अवतार कहाँ पे देखने को मिलते हैं? बराहा तीर्थ पे। अगर मैं हटकेश्वर तीर्थ की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसको 68 संगमों का तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 68 संगमों का तीर्थ कहा जाता है। किसको? तो वो हटकेश्वर को कहा जाएगा, ठीक है। दधीचि ऋषि का संबंध रहेगा कहां से? इसी तीर्थ से। अगर बात की जाए प्राची तीर्थ की तो ध्यान रखेंगे प्राची तीर्थ है, ये हमारा कहां पे रहेगा? ये रहेगा कुरुक्षेत्र। और यहाँ पे अगर प्रॉपर जगह आपसे दे दे तो कुरुक्षेत्र में कौन सा स्थान है? पेहोवा में रहेगा, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? तो जो भीष्म पितामह थे महाभारत में, कौन? भीष्म पितामह, ठीक है। उसकी माता थी गंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस गंगा के द्वारा यहाँ पे क्या धोने का काम किया था, तो गंगा के द्वारा यहाँ पे पाप धोने का काम किया था, पाप धोए गए थे। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए हरियाणा में वो कौन सा तीर्थ है जहां पे माता गंगा के द्वारा पाप धोने का काम किया गया था, तो वो तीर्थ कौन सा होगा? प्राची तीर्थ। अगर मैं कामोद्दा तीर्थ की बात करूं तो ध्यान रखेंगे द्रौपदी के द्वारा यहाँ पे क्या लगाया गया था? रसोईया लगाया गया था। क्या लगाया गया था?
रसोईया लगाया गया था कौन से तीर्थ पे, तो वो हो जाएगा कामोदा तीर्थ। अब देखो नरकात्री तीर्थ की अगर बात की जाए तो इसका दूसरा नाम बाणगंगा तीर्थ भी रहेगा। नरकात्री तीर्थ या बाणगंगा तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। लेकिन परोपर जगह आ जाए कुरुक्षेत्र से तो हम क्या करेंगे, कुरुक्षेत्र के थानेसर में, ठीक है। कहाँ पे, थानेसर में रहेगा। और ध्यान रखेंगे ये वो स्थान है जहाँ पे भीष्म पितामह ने क्या त्यागे थे, अपने प्राण त्यागे थे। यानी कि वो सहसैया पर लेटे हुए थे तो यहीं पर उसने प्राण त्यागने का काम किया था। कौन से तीर्थ से संबंधित है, भीष्म पितामह के प्राण, तो वो हो जाएगा नरकात्री तीर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये करंट का, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था। तो देखो हरियाणा का पहला उपन्यास आप सभी जानते होंगे कौन सा था, झाड़ू फिरी था, ठीक है। और ये झाड़ू फिरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो उस व्यक्ति का नाम था राजा राम शास्त्री। किसका उपन्यास रहेगा, राजा राम शास्त्री का उपन्यास रहेगा। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, आपको अन्य उपन्यास भी ध्यान रखने हैं। तो देखो ये जो उपन्यास है ना, ये अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो ही हमारे याद रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ईख की खेती, कौन सा, ईख की खेती जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद माटी के मोल, ठीक है। ध्यान रखेंगे उपन्यास था माटी के मोल। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, एक उपन्यास आता है बूढ़ी सुहागिन, ठीक है। कौन सा, बूढ़ी सुहागिन। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा अगर मैं और उपन्यास की बात करूं तो जैसे एक हमारा उपन्यास आता है साए अपने अपने, ठीक है। कौन सा, साए अपने अपने, ठीक है। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। अगर आगे बात की जाए तो एक उपन्यास आता है अंधा सफर। अंधा सफर, अंधा सफर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। देखो अगर ईख की खेती की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे राजा राम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम शास्त्री के द्वारा। माटी के मोल और बूढ़ी सुहागिन की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, जयप्रकाश कौशिक के ना सॉरी जय नारायण कौशिक के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जय नारायण कौशिक के द्वारा। तो जय नारायण कौशिक के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया था। दो उपन्यास हमारे कौन कौन से, माटी के मोल और बूढ़ी सुहागिन। अगर मैं बात करूं साए अपने अपने, ठीक है। कौन सा, साए अपने अपने। तो ध्यान रखेंगे, एक मिनट। देखो साए अपने अपने की अगर बात की जाए तो ये राजकुमार निपात के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, राजकुमार निपात, समझ गए। उसके बाद अंधा सफर की बात करें तो किरसन मदहोश का नाम ध्यान रखेंगे। देखो अंधा सफर तो किरसन मदहोश, तो किरसन मदहोश ने कौन सा लिखा था, अंधा सफर। एक व्यक्ति आते हैं किरसन बाछल, किरसन बाछल या किरसन बाछाल, तो उसके द्वारा कौन सा लिखा गया, अमानत एक शहीद की। अमानत एक शहीद की, ये किसकी रचना है, अमानत एक शहीद की, किरसन बाछाल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किरसन बाछल कौन सी है, अमानत एक शहीद की। तो इस प्रकार से आप उपन्यास ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगरोवा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है। तो देखो अगरोवा के बारे में तो आप सभी को पता होगा। तो ध्यान रखेंगे अगरोवा का पुराना नाम क्या होता था, अगरोवा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये आप बताएंगे। इसी के अलावा हमारे संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको पता है ना कि अगरोवा से एक ईंट प्राप्त हुई थी जिसपे संगीत के 7 स्वर थे। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य भगवान की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ठीक है। सूर्य भगवान की मूर्ति, और वो किस काल की है, तो ध्यान रखेंगे गुप्त काल की। तो आपसे पूछेगा गुप्त कालीन सूर्य भगवान की मूर्ति हमें कहां से मिली है, सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो हमें कहां से प्राप्त हुई है। तो ये भी हमें कहां से प्राप्त हुई है, अग्रोहा से। अगर संगीत के 7 स्वरों की बात की जाए तो ये भी कहां से मिले हैं हमें, अग्रोहा से, ठीक है। अग्रोहा का पुराना नाम क्या था, तो अग्रोहा को अग्रोदक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अग्रोदक के नाम से। और अग्रोहा किसकी राजधानी होती थी, किसके कारण, महाराजा अगरसेन के कारण। तो ये महाराजा अगरसेन या प्राचीन समय में अगर गणराज्य की क्या हुई है, राजधानी हुई है, ठीक है। कौन सी, अग्रोहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में रहेगा।
देखो 40 हाफिज के मकबरे की बात की जाए तो इसको तो आप सभी जानते होंगे, ये कहाँ पे रहेगा, हिसार जिले में रहेगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मकबरे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ मुकर्रम खां का मकबरा कहाँ पे है, किसका, मुकर्रम खान का मकबरा है। मुकर्रम खां का मकबरा ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित होगा। इसी प्रकार से एक सदरुद्दीन आते हैं, ठीक है, एक कोना सॉरी शमसुद्दीन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसका मकबरा पूछ ले, ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा ये हरियाणा में कहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक आते हैं ख्वाजा फकरुद्दीन, तो फकरुद्दीन के बारे में ध्यान रखेंगे, फकरुद्दीन का जो मकबरा है ये हरियाणा में कहाँ पर रहेगा। एक इब्राहिम खान का मकबरा आता है, किसका, इब्राहिम खां का मकबरा ये हरियाणा में किस स्थान पे रहेगा। इसके अलावा एक आते हैं सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खा, खिज्र खा का जो मकबरा है ये हरियाणा में किस स्थान पे रहेगा। तो इनके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं मुकर्रम खां के मकबरे की, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे रहेगा, पानीपत में रहेगा, ठीक है। कहाँ पे रहेगा ये, पानीपत में रहेगा, किसका, मुकर्रम खां का मकबरा, ठीक है, पानीपत। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक मुगल सम्राट थे जिसका नाम था जहांगीर, और ध्यान रखेंगे मुकर्रम कौन था, ये जहांगीर का हकीम था। कौन था, जहांगीर का हकीम। शमसुद्दीन फकरुद्दीन की बात करें तो इनका मकबरा भी कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा में पानीपत में स्थित है। फकरुद्दीन का मकबरा भी कहाँ पे रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये भी पानीपत में रहेगा। इब्राहिम खां का मकबरा भी कहाँ पे रहेगा, पानीपत में रहेगा। लेकिन खिज्र खां के मकबरे की बात की जाए तो ये कहाँ पे हो जाएगा हमारा, सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में। सैयद वंश के संस्थापक हुए हैं कौन, खिज्र खां, ठीक है। और इसका मकबरा कहाँ पे रहेगा, सोनीपत में रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा मध्यकालीन जो भारत था हमारा, मुसलमानों यानी कि दिल्ली सल्तनत में सारे के सारे क्या हुए हैं, सुल्तान है। लेकिन खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके कौन सी उपाधि ली थी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे मुगलों में क्या, बादशाह। लेकिन बीच में एक और व्यक्ति आएंगे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भी बादशाह की उपाधि धारण ना करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पे हो जाएगा, हिसार में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। तो इस क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। यहाँ से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर। अब देखो जो पश्चिमी यमुना नहर से है, इससे हरियाणा के कितने जिलों में सिंचाई की जाती है, ये पूछ लेगा। पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा के कितने जिलों में, क्या कितने जिलों में सिंचाई की जाती है, या कहां से ये होकर गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे कितने जिलों में सिंचाई की जाएगी, 6 जिलों में। अब बात आती है वो 6 जिले कौन कौन से होंगे। तो ध्यान रखेंगे यमुना नदी जहां से गुजरती है वो 6 जिले हैं, ठीक है। उनमें से 2 जिले हटा देंगे, फरीदाबाद और पलवल को, उसकी जगह 2 जिले नए ऐड हो जाएंगे, कौन से, रोहतक और जींद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे रोहतक और जींद का नाम। इसके अलावा कौन सा हमारा, यमुना नगर, ठीक है, करनाल, और कौन सा, पानीपत और सोनीपत, ठीक है, पानीपत और सोनीपत, ये वो 6 जिले हैं जहां पे पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। अब बात आती है पश्चिमी यमुना नहर से कितनी ब्रांचें निकाली गई हैं, कितनी ब्रांच यहाँ से निकाली गई है। तो ध्यान रखेंगे 4 ब्रांचें निकाली गई हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी वो 4 ब्रांचें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हासी बुटाना ब्रांच के बारे में, ठीक है, हासी बुटाना ब्रांच। उसके बाद एक आती है मुणक ब्रांच, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी, मुणक ब्रांच के बारे में। एक आती है हमारी सिरसा ब्रांच, ठीक है, कौन सी, सिरसा ब्रांच। और एक ब्रांच आप ध्यान रखेंगे किसके नाम से, सुंदर ब्रांच के नाम से, किसके नाम से, सुंदर ब्रांच के नाम से, ठीक है। देखो पहले भी हमने इन क्वेश्चनों को करवाया था, तो वहां पे मैंने ये सारा बता दिया था कि भाई ये ब्रांच कब निकाली गई, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपसे बता दिया था। अगर आपने हमारी पहली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो जाके आप दे सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने सारी क्लासें जो प्रीवियस हो चुकी है वो डाल दी है, ठीक है। तो आज हमने ये जान लिया कि भाई जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है इससे कितनी ब्रांचें निकाली गई है, ठीक है। चलिए आगे,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक की स्थापना किसने की थी? तो देखो, हरियाणा विकास पार्टी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी बंसीलाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? बंसीलाल के द्वारा। बंसीलाल का जन्म कब हुआ था? 1927, डेट ध्यान रखेंगे। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? गोलागढ़ भिवानी, ठीक है। गोलागढ़ भिवानी का नाम ध्यान रखेंगे, बंसीलाल का जन्म। अगर मैं ओम प्रकाश चौटाला के जन्म की बात करूं तो ध्यान रखेंगे 1935 में हुआ था। कहां पे? चौटाला गांव सिरसा में। चौटाला गांव कहां पे? सिरसा जिले में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो 15 सितंबर 1947 को हुआ था। और इसका कहां पे हुआ था? किलोई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किलोई में हुआ था जन्म। अगर मैं बात करूं मनोहर लाल खट्टर की तो इसका जन्म हुआ था 1954 में, ठीक है। कहां पे? निदाना गांव रोहतक में। निदाना रोहतक में। उसके बाद अगर बात की जाए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, और वो थे कौन है? बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में हुआ था। किसका? भगवत दयाल शर्मा का जन्म। अगर मैं राव वीरेंद्र के जन्म की बात करूं तो 1921 में हुआ था। किसका जन्म है? तो राव वीरेंद्र का जन्म, ठीक है। राव वीरेंद्र का जन्म। अगर राव वीरेंद्र के जन्म की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे नांगल पठानी में हुआ था। कहां पे? नांगल पठानी में। बीडी शर्मा की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे इसका जन्म हुआ था बेरी गांव झज्जर में, ठीक है। और ये किसके बारे में बताया था मैंने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। और निदाना में किसका जन्म हुआ था? मनोहर लाल खट्टर का। चौटाला गांव में किसका जन्म हुआ था? ओम प्रकाश चौटाला का। और गोलागढ़ में किसका जन्म हुआ था? बंसीलाल का जन्म हुआ था, ठीक है। किसका हुआ था? बंसीलाल का जन्म हुआ था। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने। और ध्यान रखेंगे हरियाणा विशाल पार्टी के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनेलो INLD की स्थापना किसने की थी तो वो थी देवीलाल ने की थी, ठीक है। भजनलाल के द्वारा हजका की स्थापना की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील क्या नाम है? तो भाई करनाल में कौन सी झील रहेगी? वो रहेगी करण झील। लेकिन इसके साथ साथ आप मेरे को बता सकते हैं कि निहारी का झील कहाँ पे स्थित है? इसके अलावा एक झील रहेगी हमारे पास धोज झील। ये हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? एक झील होगी हमारे पास धनुर झील। ये हरियाणा में कहाँ पे है? अगर मैं बात करूं झील की तो सेनिसा झील कहाँ पे स्थित है? सेनिसा झील कहाँ पे रहेगी? इसी प्रकार से बीबीपुर झील हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? कौन सी? बीबीपुर झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित रहेगी? एक झील आती है हमारे पास विद्यार झील। ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? और एक झील बता देंगे आप कौन सी? डाबर झील। ये हरियाणा में कहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो देखो, अगर निहारिका झील की बात की जाए तो ये कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में। धोज झील की बात करें तो ये भी कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में स्थित है। धनुर झील की बात करें तो ये सिरसा में रहेगी, ठीक है। सिरसा में स्थित है। सेनिसा झील कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में। विद्यार झील कहाँ पे हो जाएगी? तो ये कैथल जिले में हो जाएगी। और डाबर झील की अगर बात की जाए तो ये मुरथल सोनीपत में। डाबर झील कहाँ पे? मुरथल सोनीपत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए हाली झील कहाँ पे रहेगी? कौन सी झील? हाली झील। अगर आपसे पूछ लिया जाए चिल्ली झील के बारे में तो चिल्ली झील कहाँ पे होगी? फतेहाबाद में स्थित होगी। हाली झील कहाँ पे होगी? तो ये पानीपत में स्थित होगी। फतेहाबाद झील, इसी झील को पर्यटक के रूप में, ठीक है, विकसित किया जा रहा है। किस रूप में? पर्यटकों के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती में हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था? अब देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इस कौन से समाज की स्थापना की थी, ठीक है। किस चीज की स्थापना की थी? तो ये एक धार्मिक सुधारक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है। धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है। और ध्यान रखेंगे इसने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहां पर हुई थी ये? तो ध्यान रखेंगे मुंबई में हुई थी, ठीक है। आर्य समाज की जो पहली शाखा है वो कहां पे आई थी? इस आर्य समाज की पहली शाखा तो ध्यान रखेंगे कहां पे आई थी? रेवाड़ी में आई थी, ठीक है।
और रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले गौशाला का क्या कराया था इसने, निर्माण। और ध्यान रखेंगे रेवाड़ी की जो गौशाला है ये विश्व की प्रथम गौशाला रहेगी, विश्व की प्रथम क्या है ये, गौशाला रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक पार्टी आती है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का गठन तो आप सभी जानते होंगे, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। और इसका जो पहला प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें 72 अनुयायियों के द्वारा भाग लिया गया था। और अपने हरियाणा से कौन गए थे, राय बहादुर लाला मुरली, जिसकी कर्म भूमि क्या रही है, ठीक है। और उन्हीं के प्रयासों से इस कांग्रेस की पहली शाखा, कांग्रेस पार्टी की क्या, तो ध्यान रखेंगे प्रथम शाखा। और इसकी प्रथम शाखा कहां पे आई थी, तो इसकी प्रथम शाखा थी 1886 अंबाड़ा में, कहां पे, अंबाड़ा में, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की दो शाखाएं कब आई थी, 1887 में कांग्रेस की दो शाखाएं। तो 1887 कांग्रेस की आई थी दो शाखा। और ये दो शाखा कहां पे आई थी, एक तो आई थी हिसार में, और दूसरी कहां पे आती है, वो आती है हमारी रोहतक में। हिसार और रोहतक में किसके सहयोग से ये आई थी, तो ध्यान रखेंगे लाला जी के सहयोग से, लाला लाजपत राय जी के सहयोग से। उसके बाद आता है कांग्रेस पूरे हरियाणा में कब फैल गई थी, कांग्रेस पूरे हरियाणा में कब फैली। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा में फैलने की, तो 1907 में फैली थी, ठीक है। 1907 में ही कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। और यहीं पे पूरे हरियाणा में कांग्रेस क्या हो गई थी, फैल गई थी, ठीक है। सनातन धर्म की अगर आपसे पहली शाखा पूछ ले कहां पे आई थी, तो वो झज्जर में आई थी, किसकी, सनातन धर्म। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उसने कहां पे, रेवाड़ी में पहुंचने पर गौशाला का निर्माण करवाया, जो सबसे पहले गौशाला थी। महम का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये तो सभी बता देंगे। वैसे भी अगर आपसे ये पता हो कोई भी रोहतक जिले का पर्यटक स्थल पूछ लिया जाए, तो तकरीबन कहां पे है, 90% पर्यटक स्थल आपके रोहतक इसमें महम में स्थित रहेंगे, ठीक है। और महम का किला किस जिले में आएगा फिर, तो ये आएगा रोहतक जिले में, ठीक है, रोहतक जिले में। इसी प्रकार से एक किला आता है हमारे पास है तराउड़ी का किला, ठीक है, किसका, तराउड़ी का किला। ये कहां पर रहेगा, ठीक है। एक किला आता है आशीरगढ़ का किला, आशीरगढ़ का किला, ये किला कहां पर रहेगा। एक किला आता है हमारे पास कौन सा, गोहाना का किला, ठीक है। और गोहाना का किला कहां पर स्थित है ये बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कानोड़ के किले की, ठीक है, कानोड़ का किला है, ये कहां पर स्थित रहेगा। देखो कानोड़ के किले की अपन बात करें तो ये महेंद्रगढ़ जिले में आता है, किस जिले में, महेंद्रगढ़ में। गोहाना के जिले की अगर गोहाना का किला की बात करें तो ये आएगा सोनीपत में। आसीरगढ़ का किला कहाँ पे, हांसी हिसार में। और उसके बाद तराउड़ी का किला कहाँ पे रहेगा, करनाल में रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे तराउड़ी के किले का अगर निर्माण पूछ लिया जाए तो 12वीं सदी में किया गया था, कब, 12वीं सदी में, किस शासक के द्वारा, तो वो थे राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, पृथ्वीराज चौहान, किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगर मैं आसिरगढ़ के किले की बात करूं तो ध्यान रखेंगे एक राजा थे जिसका नाम था द्रुपद। और इसी ने यहाँ पे क्या स्थापित की थी, तलवारों की फैक्ट्री, क्या स्थापित की थी, तलवारों की फैक्ट्री। और इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा आसिरगढ़ वाले का, तो इसको तलवारों वाला किला भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा किला कहा जाता है इसको, तो ध्यान रखेंगे इसको तलवारों वाला किला भी कहा जाता है, तलवारों वाला किला भी इसको कहा जाएगा, ठीक है, तलवारों का किला। अगर इसके पुनः निर्माण की बात की जाए, इस किले का पुनः निर्माण, तो ध्यान रखेंगे पुनः निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था 12वीं सदी में, किसका, आसिरगढ़ के किले का, ठीक है। गोहाना का जो किला है ये बता दिया मैंने कहां पे, सोनीपत में रहेगा। कानोड़ का किला है ये महेंद्रगढ़ में रहेगा। इसके अलावा इसका निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण है कानोड़ के किले का। और कानोड़ के किले का जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखेंगे बात थी 1861 की, और नाम क्या था, तात्या टोपे, किसके द्वारा, तात्या टोपे के द्वारा किया गया था इसका निर्माण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, तात्या टोपे के बारे में। लेकिन ये कानोड़ का, सॉरी ये डेट गलत बता दी भाई,
ये जो है ना तात्या टोपे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और 1861 में एक राजा आए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1861 में एक राजा था पटियाला का शासक, ठीक है, कौन था, पटियाला का शासक है, और राजा का नाम था नरेंद्र सिंह, और उसी का पुत्र था, और पुत्र का नाम था महेंद्र सिंह, और अपने पुत्र के नाम पर इस किले का नाम रखा। तो यहीं से हमारा जो महेंद्रगढ़ जिला इसका क्या हुआ, नामकरण हुआ, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, उसके बाद है महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आ गया नाम से, तो सबसे पहले ये बता देंगे हरियाणा की प्रथम भौगोलिक जानकारी हमें कहां से मिलती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएंगे हरियाणा की प्रथम भौगोलिक जानकारी हमें कहां से मिलती है। प्रथम भौगोलिक जानकारी ये हमें कहां से मिलती है। उसके बाद मेरे को बता देंगे कि भाई जो हमारा हरियाणा है, इस हरियाणा का प्रथम पारदेशिक नाम, ठीक है, प्रथम पारदेशिक नाम है, ये क्या हो जाएगा और ये कहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे, चलो हरियाणा को सकंद पुराण में किस नाम से जाना गया है, हरियाणा को सकंद पुराण में। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे पुष्यप दंत पुराण में, पुष्यप दंत पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। महाभारत काल का तो ये पूछ रखा है। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो चलिए ये बताने की कोशिश करेंगे। अगर हरियाणा के प्रथम भौगोलिक जानकारी की बात करें तो क्या मिलती है, रजे हरियाणा के नाम से। और कहाँ पे मिलता है ये हमें, तो ये रजे हरियाणा, जो पहला भौगोलिक जानकारी है वो किस नाम से है, रजे हरियाणा के नाम से, यही पहली भौगोलिक जानकारी होगी, ठीक है। हरियाणा का पहला पारदर्शिक नाम था ब्रह्मावर्त, किस नाम से जाना जाता था इसको, ब्रह्मावर्त, ये हरियाणा का पहला पारदर्शिक नाम है। और ध्यान रखेंगे इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, सकंद पुराण की बात करें तो इसको कहा किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखेंगे सकंद पुराण में हरियाला के नाम से, किस नाम से, हरियाला के नाम से। पुष्यप दंत में हरियाणाऊ, ठीक है, क्या, हरियाणाऊ। और उत्तर वैदिक काल में इसको मध्यमा के नाम से जाना जाता था, या मध्यम क्षेत्र कहा जाता था किसको, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को। और अब बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में इसको बहुधान्यक के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, बहुधान्यक के नाम से। क्वेश्चन पे आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई, तो ये तो आप सभी जानते होंगे। हमारे हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है, 3 आकाशवाणी केंद्र है। कौन कौन से रहेंगे वो 3 आकाशवाणी केंद्र, तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा रोहतक में, उसके बाद हमारे पास रहेगा कुरुक्षेत्र में, और तीसरा कहाँ पे हो जाएगा, हिसार में हो जाएगा, कहाँ पे, हिसार में। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 मई 1976 को हुई थी। अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को, ठीक है, कब हुई थी, 24 जून 1991 को। तो कुरुक्षेत्र की ध्यान रखेंगे 24 जून 1991। अगर हिसार की बात करें तो इसकी 26 जनवरी 1999 को हुई थी। और हरियाणा में एकमात्र क्या रहेगा, दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन किसने किया था, तो तत्कालीन केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पे थे सुषमा स्वराज, जिसका संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से हो जाएगा। 1952 में जन्म हुआ था और 1977 में पहली बार विधायक बनी थी, और 25 साल की उम्र में देवीलाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनी थी, ठीक है। 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन बनी थी, सुषमा स्वराज, ठीक है। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री पर रही थी। 2009 से और 2009 से और 14 तक क्या रही थी, विपक्ष में, विपक्ष की नेता लोकसभा में। और 14 से 19 तक क्या रही थी, तो 14 से 19 तक मोदी सरकार में विदेश मंत्री के पद पर थी, कौन है, सुषमा स्वराज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं, जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है। तो देखो जूही नहर के द्वारा सिंचाई कहाँ पे होगी, भिवानी जिले में, ठीक है। और जूही नहर कहाँ से निकाली गई है,
भाखड़ा नहर से, ठीक है। तो अब देखो नहर का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप मेरे को बता देंगे नहरों का नगर किसे कहा जाता है, नहरों का नगर किसे कहा जाता है। और एक नहर आती है हमारी कौन सी, भाखड़ा नहर, ठीक है। और इस भाखड़ा नहर से बहुत सारी नहरें निकाली गई है हरियाणा में। भाखड़ा नहर पंजाब में जो नांगल है ना वहीं पे क्या बनाया है, सतलुज नदी के ऊपर बांध बनाया, वहीं से ये नहर निकाली गई है और हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है। और जैसे ही ये हरियाणा में प्रवेश करती है तो बहुत सारी नहरें इससे निकाली गई है। और ध्यान रखेंगे नहरों का नगर किसे कहा जाता है, तो नहरों का नगर कहा जाता है टोहाना को, किसको, टोहाना को। अब देखो भाखड़ा जो नहर है इससे कौन कौन सी नहर निकाली गई है, तो ध्यान रखेंगे जूही नहर यहीं से निकली है। एक नहर आती है हमारी कौन सी, भिवानी नहर, कौन सी नहर आती है, भिवानी नहर के बारे में ध्यान रखेंगे। एक नहर आती है जवाहरलाल नेहरू नहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से क्या आती है, नहर आती है। और ध्यान रखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू नहर है इसी को महेंद्रगढ़ नहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, महेंद्रगढ़ नहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। भिवानी नहर की अगर बात करूं तो जो भिवानी नहर है ये इसको किस नाम से जाना जाएगा, बीएन चक्रवर्ती के नाम से जो हमारे राज्यपाल थे, ठीक है। अगर जूही नहर की अपन बात करें तो जूही नहर को किस नाम से जाना जाएगा, बंसीलाल नहर के नाम से, किस नाम से, बंसीलाल नहर के नाम से, ठीक है। तो जूही नहर का नाम बदल के बंसीलाल, भिवानी नहर का नाम बदल के बीएन चक्रवर्ती, और जवाहरलाल नेहरू को हम किस नहर से जानेंगे, महेंद्रगढ़ के नाम से, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि भाई जूही नहर से कहां पे, तो भिवानी में, कहां पे, भिवानी में। जवाहरलाल नेहरू से कहां पे सिंचाई की जाएगी, महेंद्रगढ़ में। और सारी कहां से निकाली है, भाखड़ा नहर से निकाली है। और नहरों का नगर किसे कहा जाता है, टोहाना को कहा जाता है, ठीक है, किसको, टोहाना को, ठीक है। एक नहर आती है गुड़गावा नहर, उसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। गुड़गावा नहर से आपसे पूछ लेगा किन जिलों में सिंचाई की जाती है, तो ध्यान रखेंगे गुड़गावा नहर से कहां पे सिंचाई की जाएगी, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, और उसके बाद और एक जिला नुहू मेवात रखेंगे, यहीं पे सिंचाई की जाती है, किससे, गुड़गावा नहर से। और गुड़गावा नहर कहां से निकाली गई है, यमुना नदी में से, ठीक है। दिल्ली में ओखला बैराज, वहीं से गुड़गावा जो नहर है वो निकाली गई है। और दक्षिण हरियाणा में आपसे पूछ ले कौन सी नहर से सिंचाई होती है, गुड़गावा नहर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। और ध्यान रखेंगे तकरीबन 3.5 लाख, ठीक है, तकरीबन कितनी, 3.5 लाख जो हेक्टेयर एकड़ हेक्टेयर भूमि है उसी को सींचने का काम करती है। भाखड़ा नहर हरियाणा की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचती है, कितनी, 6 लाख हेक्टेयर भूमि को। अगर मैं उसकी पश्चिमी यमुना नहर की बात करूं तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करती है, कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका किसाव और लखवार ब्यासी बांध बनाए गए हैं, तो इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ये कौन सी नदी पे हो जाएंगे, यमुना नदी पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा और आज की इस क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।